students, welcome to my channel which is Simple Learning, and today we will study the remaining chapter named Disasters Natural and Human Made. The remaining chapter we will finish in this video, and this is a part 2 of this chapter. And if you have not seen the part 1 of this chapter, then I have given the link of the part 1 video in the description box. You may check it out. And student, without further delay, let's get started. Disaster management. In the previous video, we study about the disasters which are human-made and natural disasters and their types and what precautions we have been taken at that time and what are the other facilities the government provide at that time. So student, in this video we start from here, disaster management. Disaster management includes those activities that are designed to control disasters and help people to avoid, reduce the effects of or recover from the impact of disasters. जो डिजास्टर मैनेजमेंट है स्टूडेंट, वो इंक्लूड करेगा उन एक्टिविटीज को जो डिजाइन की गई हैं डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए और लोगों को हेल्प करने के लिए, ताकि जो लोग हैं इसको अवॉइड करें। रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ, और इसके जो इफेक्ट है उनको कम किया जाए और जो भी इससे इम्पैक्ट पड़ा है उसको रिकवर किया जाए। जैसे कि जो अर्थक्वेक आता है जब, तो उससे बहुत ही बिल्डिंग क्या हो जाती है, टूट जाती है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। तो मैनेजमेंट का काम होता है कि जो लोग हैं उनकी हेल्प करना है और उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, उनको हॉस्पिटलाइज करना है, जो भी उनके पास नेसेसरी फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करनी है। There are different phases of disaster management. जो disaster management है उसके different phases होते हैं। सबसे पहले रिस्पॉन्स एंड रिलीफ, यानी कि रिस्पॉन्स का मतलब जब उनको बुलाया जाए तो उनके लिए काम करे, और रिलीफ का मतलब वो उनको सही जगह पहुंचाए। रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन उनकी लाइफ को रिकवर करना जैसे थोड़ा पहले थी, ठीक है, और रिकंस्ट्रक्शन का मतलब जो भी चीज उनको प्रोवाइड करवानी है। मिटिगेशन का मतलब उसका जो इम्पैक्ट है उसको कहीं ना कहीं कम करना। प्रिपेयर्डनेस का मतलब वो तैयार रहे, जैसे उनको कॉल किया जाए वो वैसे ही आ जाए। तो यहाँ पे है आपके पास जो पिक दे रखी है, प्रोवाइडिंग बेसिक नेसेसिटीज टू पीपल इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी कि बेसिक नेसेसिटी का मतलब खाना, रहना, ठीक है, पानी की जरूरत, और उनको जो भी इंजरी वगैरह हुई है तो उसके लिए रिलेटेड फर्स्ट एड। तो स्टूडेंट, ये है इसका मेन ऑब्जेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट का। इंपॉर्टेंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? डिजास्टर्स आर इनएविटेबल एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग टू प्रिवेंट देम। जो डिजास्टर्स हैं वो क्या है? इनएविटेबल का मतलब है आएंगी ही आएंगी। We cannot do anything to prevent them. हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए। जैसे कि एक अर्थक्वेक आ रहा है, हम उसको अपने हाथों से कंट्रोल तो नहीं कर सकते। डिजास्टर प्रिपेयरनेस हाउएवर इज इन आवर हैंड्स, और जो डिजास्टर प्रिपेयरनेस है यानी कि जब डिजास्टर आए और हमको तैयार रहना है ताकि हम क्या कर सके उस टाइम हम क्या कर सके, बहुत सारे स्टेप ले सकें, ठीक है, वो हमारे हाथ में है। Herein lies the importance of disaster management. Disaster management teams can avert a disaster, organize quick rescue and relief operations, and undertake rehabilitation programs. तो जो disaster management team होती है स्टूडेंट, ये लोगों की टीम आती है, ठीक है, जहाँ पे जो अफेक्टेड एरिया है वहां पे पहुंचेंगी वो, और वो क्या कर देती हैं, जो डिजास्टर आया है उसमें डिजास्टर तो आके चले गया, बट लोगों की मदद करनी, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी, उनको उस जगह ले जाना जहां वो सेफ रहें, और बहुत सारी चीजें देखना, तो उनको जल्दी से राहत पहुंचाना। रिलीफ ऑपरेशंस एंड अंडरटेक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स, उनकी जो लाइफ है उसको वहीं पे लाना जहां पे वो थोड़ा पहले थे। ये तो नहीं होगा कि उनकी लाइफ पूरी ही क्या हो जाएगी, वैसी फेज में आ जाएगी, बट ज्यादा से ज्यादा उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। द वर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ ए डिजास्टर कैन दस बी प्रिवेंटेड बाय प्रिपेयर्डनेस, अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड क्विक रिस्पॉन्सेज। जो बहुत ही वर्स्ट इफेक्ट है, बहुत ही बेकार इफेक्ट है डिजास्टर के, उनको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम उस टाइम तैयार रहें। और अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी कि पहले से वार्निंग दी जाए कि अर्थक्वेक आने की क्या है, प्रोबेबिलिटी है, और क्विक रिस्पॉन्स का मतलब जैसे उनको कॉल किया जाए वो वैसे ही आ जाए। सर्च एंड रेस्क्यू फोर्सेस सर्चिंग थ्रू अ डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग, आप यहाँ पे पिक देख रहे होंगे कि सर्च एंड रेस्क्यू फोर्सेस लगे हुए हैं लोगों को ढूंढने में, ये डिस्ट्रॉयड हो चुकी है बिल्डिंग, तो ऐसे। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, अब जो गवर्नमेंट का रोल है वो क्या है? इन इंडिया अपार्ट फ्रॉम द लोकल कम्युनिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, द गवर्नमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट। हमारे भारत में जो लोकल कम्युनिटीज है
ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन है। जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिजास्टर मैनेजमेंट में। और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो कैसे फॉर्म होगी, वो फॉर्म्ड होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट और नेशनल लेवल पे। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉइंग अप ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स एंड देयर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी किसके लिए, जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है उनको हमेशा ड्रॉइंग अप का मतलब उनको ऐसे किया जाए कि उसमें नई नई प्लान्स लाए जाए, देयर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, उनका प्रॉपर यूज हो। When a disaster strikes, the basic responsibility of rescue, relief and rehabilitation lies with the state government. जब भी कोई disaster आता है तो वो responsibility होती है उनको बचाने की, तो वो किसके साथ होती है, state government के साथ। The center provide financial logistic support in case of any severe disaster. जो center है वो provide करेगा financial support और logistic support, ठीक है, किस केस में, अगर वहां पे बहुत ही भयंकर disaster हुआ है। और अब ये नेशनल लेवल पे क्या है, जो मिनिस्ट्री है होम अफेयर की वो रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेटिंग करने के लिए जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट आएंगे उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज, जो भी नेचुरल हैजार्ड्स होंगे, और किसको छोड़ के, ड्रॉट यानी कि सूखे को छोड़ के। देयर इज अ नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी एट दिस लेवल टू लुक आफ्टर द मेजर्स रिक्वायर्ड फॉर डीलिंग विद द नेचुरल डिजास्टर्स। और एक नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी भी होती है इस लेवल पे, देखने के लिए क्या क्या मेजर ले रहे हैं वो नेचुरल डिजास्टर को डील करने के लिए, उसके साथ डील करने के लिए मतलब उसको फेस करने के लिए क्या क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या प्लान्स है। लेट्स डू दिस सेक्शन में क्या है, हैव अ क्लास डिस्कशन ऑन हाउ प्रिपेयर्ड योर स्कूल एंड कम्युनिटी आर टू फेस एनी नेचुरल डिजास्टर। आपको ये क्लास में डिस्कशन करना है कि जो आपकी स्कूल है या कम्युनिटी है वो उस नेचुरल डिजास्टर को फेस करने के लिए कितनी तैयार है पहले से। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो गवर्नमेंट का रोल है डिजास्टर मैनेजमेंट वो क्या है। अब स्टेट लेवल पे, जो स्टेट लेवल पे है जिसमें जो हर एक स्टेट होता है उसमें स्टेट लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है, उनको चीफ मिनिस्टर हेड किया करते हैं या चीफ सेक्रेटरी उस स्टेट के। दे लुक आफ्टर द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द अफेक्टेड कम्युनिटी, वो देखते हैं रिलीफ और रिहेबिलिटेशन जहाँ पे जो कम्युनिटी उससे अफेक्ट हुई है उनको। सिमिलरली एट द डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड विलेज लेवल देयर आर इंडिविजुअल डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटीज। और डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज लेवल पे इंडिविजुअल यानी कि इनके लिए अलग अलग डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी होती है, जिसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कि डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा किसमें, ब्लॉक का, और विलेज का सरपंच होगा। द मेन फंक्शंस ऑफ दीज कम्युनिटीज आर टू हैव द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रिपेयरिंग अ प्लान फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। इनका मेन फंक्शन क्या है इन कम्युनिटीज का, ये है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो वहां की जो लोग हैं उनको बताना कि उनका प्लान क्या है किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए। कंडक्टिंग ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल एंड कैरिंग आउट मॉक ड्रिल्स, और पर्सनल के यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है उन लोगों को कि वो कैसे लोगों को हेल्प करेंगे, क्या क्या उनको उस टाइम प्लान बनाने हैं। और मॉक ड्रिल यानी कि जैसे उनको क्या पता किसी उस पे चढ़ना होगा, बिल्डिंग्स वगैरह पे, इतनी ऊंची पे तो नहीं, पर कैसे वो वहां तक पहुंच पाएंगे। जैसे कि वो लोग अभी आपने पिछली पिक में देखा कि वो किसमें चढ़े हुए थे, उस टीले के ऊपर चढ़े हुए थे, इसकी भी तो प्रैक्टिस दी जाएगी उनको। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास जो बुक में दे रखा है ना, ये आपको बता रखा है कि नेशनल बेस पे नोडल मिनिस्ट्रीज होती है, स्टेट बेसिस पे रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट होगा, डिस्ट्रिक्ट बेस पे ऑफिस होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, जो इस पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल है। ब्लॉक पे ऑफिस पंचायत समिति का, विलेज पे विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। तो ये अलग अलग लेवल पे है, नेशनल पे अलग, स्टेट पे अलग, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक और विलेज पे अलग। अदर ग्रुप्स, इन केस ऑफ ए डिजास्टर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी डू नॉट रेस्ट ओनली इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। अगर डिजास्टर का केस आया तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल उन्हीं के हाथों में नहीं है, केवल गवर्नमेंट के हाथों में नहीं है। जो लोकल कम्युनिटीज है और जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है किसी भी डिजास्टर के, वो एक इंपॉर्टेंट प्ले उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए रोल प्ले करते हैं। अदर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हेल्प अ कंट्री टू मैनेज द डिजास्टर इफेक्टिवली। और भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंट्री को हेल्प कर सकती है उस डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, जरूरी नहीं है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ही होगी। केस स्टडीज, अब आपके पास यहाँ पे केस स्टडीज दे रखी है, आगे आपको एग्जांपल बताया गया कि कहाँ कहाँ ये चीजें हुई हैं। जैसे कि असम में फ्लड आया था, असम का है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया में, आप मैप में देखोगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, और वो फ्रिक्वेंटली रेवेज्ड यानी कि वहां क्या हुआ था, नेचुरल हैजार्ड यानी कि फ्लड यानी कि बाढ़। कॉजेज, इसका कॉज क्या था, जो ब्रह्मपुत्र रिवर थी वो फ्लो हो रही थी असम के थ्रू, और उसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, तिब्बत से है, पर जो जब ज्यादा आइस मेल्ट हो गई उसके सोर्स रीजन से यानी कि जहां से वो निकल रही है, तो जो वाटर लेवल था इस रिवर का वो राइज हो गया। नॉर्मल सी इस बात है स्टूडेंट, अगर कोई भी रिवर जा रही, अगर कोई भी रिवर है तो वहां अगर ज्यादा रेनफॉल होने से या आइस मेल्ट होने से, ठीक है, उस
उसका पानी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या आता है, फ्लड आता है। असम ऑल्सो रिसीव्स हैवी रेनफॉल फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। और जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो बे ऑफ बंगाल से आता है वो मानसून का असम में, और जिसकी वजह से वहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। दिस रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ब्रह्मपुत्र रिवर विच ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स कॉजिंग वाइड स्प्रेड फ्लड्स। और इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है कि वो जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज हो गया ब्रह्मपुत्र रिवर में, और जो कि क्या हो जाएगा, जो उसके किनारे थे उनसे ओवरफ्लो का मतलब एक लेवल से बढ़ के फैल जाना पानी, कॉजिंग वाइड स्प्रेड फ्लड, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा बाढ़ आई। इफेक्ट क्या हुआ इसका, जो एनुअल फ्लड था असम में उसने बहुत ही ज्यादा डैमेज किया वहां की इकोनॉमी को और इन्वायरमेंट को। इकोनॉमी कैसे स्टूडेंट, कईयों का क्या होता था, मकान जैसे भर जाएगा पानी से तो उनका वो भी सारा सामान क्या हो जाता है, बेघर हो जाता है, वो बेघर हो जाते हैं, दे आर होमलेस। ठीक है, जो सब्जी होंगी यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर होगा वहां भी सारी सब्जियां बेकार हो जाएंगी। जो खाने का स्टोर होगा यानी कि जहां ग्रेन्स फूड स्टोर होगा जहां, ठीक है, तो वहां भी क्या हो जाएंगे, वो सब खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे पानी से। वास्ट एरियाज ऑफ कल्टिवेटेड लैंड्स आर अफेक्टेड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कल्टिवेटेड खेती है, लैंड है, वो अफेक्ट होगा उस फ्लड वाटर से। और जो सेडिमेंट डिपोजिट हो जाएगा वो जो क्रॉप्स रहेगी इसको बेकार बना देता है, यानी कि अपने साथ बहुत सारे क्या लाता है, जो फ्लड का पानी उसमें बहुत सारा क्या रहता है, रेत हो गए, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर वगैरह, ये ऐसे। सेवियर फ्लड्स कॉज हैवी रश ऑफ वाटर विच इरोड द सॉइल कवर, और बहुत ज्यादा फ्लड आने से जो सॉयल होती है वो भी क्या ले जाता है अपने साथ, उस मिट्टी को भी बहा ले जाता है। हाउसेस इन द लो लाइन एरियाज आर वॉश्ड अवे, जो घर हैं वो बह जाते हैं, आपने देखा भी होगा जब बाढ़ आती है तो घर भी टूट जाते हैं, वो भी बह जाते हैं पानी के साथ। पीपल अपनी लाइफ खो देते हैं और प्रॉपर्टी, जो उनका मकान है, जो भी उनके पास उनकी चीजें हैं वो भी खो देते हैं। मैनी लाइफ स्टॉक एज वेल एज वाइल्ड लाइफ इन द काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क्स आर लॉस्ट इन दिस फ्लड, और इसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ काजीरंगा में है और मानस नेशनल पार्क है उसमें भी बहुत सारे जो वहां क्या रहते हैं, एनिमल्स वगैरह रहते हैं, तो वहां भी क्या हो गया, फ्लड आने से बहुत ही लॉस हुआ। द फ्लड वाटर कंटेमिनेट द फ्रेश वाटर, और जो फ्लड वाटर है उसने पॉल्यूट कर दिया फ्रेश वाटर सोर्सेज को और डिजीज होने लगे। जैसे आप देखते भी हो जब बाढ़ आती है तो कितना गंदा पानी आता है, क्योंकि उसमें मड भी रहती है, उसमें रेत भी रहती है, क्या नहीं रहता उसमें, उसमें डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं। ठीक है, तो ये रहता है उसमें, बहुत कूड़ा भी रहता है, तो इसकी वजह से कॉलरा, डायरिया ऐसे डिजीज हो जाते हैं स्टूडेंट। द नेपाल अर्थक्वेक, अब यहाँ पहले तो आपको फ्लड की बात बताई असम की, अब आपको बताया है कि जो अर्थक्वेक आया नेपाल में कब, 25 अप्रैल 2015 में। बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया ये हिमालयन नेशन ऑफ नेपाल में, कितने बजे, 11:56 लोकल टाइम पे और 25 अप्रैल 2015 को। इसका जो एपी सेंटर था जहां पे से ये राइज हुआ, ये किस विलेज के नजदीक था, लमजंग, अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ काठमांडू की तरफ है, जो नॉर्थ वेस्ट है काठमांडू से 80 किलोमीटर। जो नेपाल की कैपिटल कौन है, काठमांडू। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक वाज 7.8, जब भी आप देखते हो तो हमेशा रिश्टर स्केल से मैग्नीट्यूड देखा जाता है कि उसकी स्पीड क्या थी, तो कितना था, 7.8, ठीक है, रिश्टर स्केल से अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा। इट वाज आल्सो फेल्ट इन सेवरल सराउंडिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, भूटान एंड बांग्लादेश। और ये कहाँ कहाँ फैला, इंडिया, चाइना, भूटान। जब आप देखते हो ना जब भी अर्थक्वेक आता तो ये नहीं होता कि एक पर्टिकुलर ही जगह पे आए, वहां पे तो उसका सेंटर रहेगा, देखो वहां पे जहां पे सेंटर रहेगा वहां पे तो वो चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, पर हल्का हल्का फेल्ट और रीजन में भी महसूस होता है। ओरिजिन जो अर्थक्वेक था वो अकर्ड हुआ फॉल्ट लाइन पे, जो इंडिया प्लेट स्लोली अंडरनीथ यूरेशियन प्लेट के नीचे है, ठीक है। इट वाज कॉज्ड, अब मैंने पहले ही बताया टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है, ठीक है, तो यही इट वॉज कॉज बाय अ सडन थ्रस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस रिलीज, और ये अचानक से जो सडन थ्रस्ट यानी कि प्रेशर की वजह से, जिससे कि स्ट्रेस वो रिलीज हुआ। जब आप देखोगे ना अर्थ सरफेस पे जब भी प्रेशर लगेगा तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स कहीं ना कहीं मूवमेंट करेंगी, और उस मूवमेंट की वजह से होता है ये इफेक्ट। द अर्थक्वेक कॉज वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन इन टर्म्स ऑफ लाइफ लॉस, इसकी वजह से बहुत लोगों की जान गई, प्रॉपर्टी भी उनकी चली गई। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट अबाउट 2000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, और ये माना गया कि 2000 यानी कि 2000 लोगों ने अपनी लाइफ खो दी। एंड सेवरल थाउजेंड वर इंजर्ड, बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, जख्मी हो गए थे, और बहुत सारे बेघर हो गए थे। एंटायर विलेजेस वर फ्लैटेड स्पेशली दोज नियर द एपिसेंटर, और जो एपिसेंटर के नजदीक जो एंटायर विलेज थे यानी कि जो भी विलेज थे वो खाली किए कराए गए। द अर्थक्वेक कॉज्ड मेजर डैमेजेस टू मॉन्यूमेंट्स, जो अर्थक्वेक है उसकी वजह से जो मॉन्यूमेंट है वो भी बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। जो काठमांडू की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में थी, भक्तपुर एंड ललितपुर की, ये वहां का सच में ही बता रहा है स्टूडेंट इंसिडेंट आपको कि वहां पे अर्थक्वेक कब आया था और वहां उसके बाद क्या क्या इफेक्ट हुआ। सेवरल टेम्पल काठमांडू दरबार स्क्वायर कॉलेज वो टूट गए, एज डिड द दरहारा
टावर built in 1832 और वो भी टूट गया। The earthquake triggered avalanches on Mount Everest। इसकी वजह से avalanches, आपने देखा होगा ना कि जो बर्फ के क्या आते हैं, तूफान आते हैं ना, एवलांचेस बोलते हैं उन्हें, तो माउंट एवरेस्ट पे वो भी तेज होने लग गए। और कहाँ पे, लैंगटैंग वैली में भी। तो माउंट एवरेस्ट हमने यही तो देखा हो कि नेपाल में ही है, तो इस वजह से रिलीफ ऑपरेशन क्या किया गया, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इस एक्शन लिया, ठीक है। 90% सोल्जर नेपालीज आर्मी भेजे उस एरियाज में जहां ये आया, ठीक है, और भी वॉलंटियर भेजे अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री से। दे यूज क्राइसिस मैपिंग विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट पिक्चर्स। उन्होंने अब क्या किया, क्राइसिस मैपिंग का मतलब जो भी ऐसा आ गया डिजास्टर, उसको सैटेलाइट पिक्चर से देखना। एंड डाटा इनपुट फ्रॉम सोशल मीडिया इन ऑर्डर टू प्लान इमरजेंसी एड वर्क। और उन्होंने अपना डाटा इनपुट यानी कि वो भी सेफ्टी मेजर्स आगे सोचे ताकि इमरजेंसी के टाइम वो हेल्प कर सके इनको। इंटरनेशनल एजेंसी जैसे कि रेड क्रॉस, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एंड यूनिसेफ टुगेदर विद मेनी कंट्रीज, उन्होंने भी रिस्पॉन्ड दिया, इनको हेल्प की। दे लॉन्च फंड रेजिंग एफर्ट, यानी कि जैसे बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, बेघर हो गए थे, उनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी, तो उनके लिए क्या क्या फंड रेजिंग एफर्ट चलाए। डिस्पैच रेस्क्यू टीम भी लाई गई, डॉक्टर, इंजीनियर, सपोर्ट पर्सनल, वाटर, फूड और हैवी लिफ्टिंग मशीनरी को भी उनको प्रोवाइड किया गया ताकि उनकी हेल्प की जाए। मेडिकल सप्लाईज भी भेजी गई। इंडिया वाज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड विद इन आवर्स बीइंग नेपाल्स इमीडिएट नाइबर। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के मैप में जो नेपाल है वो किधर की साइड है, नॉर्थ ईस्ट में समझो, मतलब उसको ना इधर डायरेक्शन में, ठीक है। तो वहां पे पहले आप मैप भी देखा कीजिए इन चीजों को समझने के लिए, ठीक है। तो जो नेपाल है वो हमारे इमीडिएट नाइबर है, तो इसलिए वहां से क्या हुआ, आर्म फोर्सेस को भेजा गया, हमने सबसे पहले उनकी मदद की नेपाल को की, ठीक है। यहाँ पे है ना, इंडिया वाज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड विद इन आवर्स। और फोर्सेस फॉर रेस्क्यू एंड रिलीफ, और हमने क्या किया, अपनी फोर्सेस भेजी ताकि उन लोगों की हेल्प कर सके, उनको अच्छी जगह पे पहुंचा सके, इतने लोग हम यहाँ से भेज पाए, आर्म फोर्सेस को भेज पाए स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपको एक और दे रखा है कि ये जो डिजास्टर ये क्या है, ऑयल स्पिल्स इन यूएसए। ऑयल स्पिल का मतलब ऑयल का गिर जाना। अब कहा, द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडी सी इन ओशंस अकर्स ड्यू टू ऑयल पोर। ऑयल पोर का गिर जाना वाटर बॉडी में, जैसे सी और ओशन वो भी पोल्यूटेड हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ, ये किसकी वजह से, अब ये ह्यूमन मेड डिजास्टर बता रहा है, ठीक है, वो इंसिडेंट ही वाला है। और इसकी वजह से जो ह्यूमन एरर है, या तो एक्सीडेंट होगा या ह्यूमन एरर की वजह से, ठीक है। दिस इज नोन एज ऑयल स्पिल, इसको ऑयल स्पिल बोला गया जब सी और ओशन में जो कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज हैं उसमें ऑयल पोर यानी कि ऑयल गिर गया। अब कैसे, इट अफेक्ट्स मैराइन लाइफ टू अ लार्ज एक्सटेंट। इसमें जो भी मैराइन लाइफ, जैसे कि फिश देखते हो आप, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं, आपने देखा होगा, इनकी लाइफ भी क्या थी, अफेक्ट हुई। इंसिडेंट ऑफ ऑयल स्पिल्स हैव कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस, इसके बहुत ही भयानक परिणाम हुए। मेजर इंसिडेंट ऑफ ऑयल स्पिलिंग यूएसए कहाँ हुआ, दिसंबर 2016 को एस कॉली क्रीक, नॉर्थ डकोटा में है ये, और इसका कोज क्या था, बेली फॉज पाइपलाइन की वजह से। कई बार वो क्या हो जाती है, फट जाती है। 5 मार्च 2015 इलियनस गैलिना में ऑयल ट्रेन डिलेटमेंट, यानी कि जो ऑयल ट्रेन जा रही थी, डिरेलमेंट का मतलब होता है पटरी से उतर जाना। 29 अक्टूबर 2012 न्यू जर्सी सेवरन में हरिकेन सैंडी, यानी कि सैंडी हरिकेन के आने से, हरिकेन यानी कि तूफान। 20 अप्रैल 2010 गल्फ ऑफ मैक्सिमो में डीप वाटर हॉरिजन ड्रिलिंग की वजह से जो एक्सप्लोजन हुआ। तो ये ह्यूमन मैन मेड डिजास्टर है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ डिजास्टर तो नेचुरली बताए गए, नेचुरल डिजास्टर होते हैं जो जिनमें हमारा कंट्रोल नहीं है, कुछ हम ही करते हैं अपने वजह से, ठीक है। तो ये आपको क्या दे रखा था, जो ह्यूमन मैन मेड डिजास्टर है, तो ये इंसिडेंट आपको दे रखा था। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, ये जो चैप्टर था, ठीक है। और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आज का ये चैप्टर डिजास्टर, ह्यूमन मेड एंड नेचुरल, ये होता है फिनिश। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आती होगी। और वीडियो समझ में आती है तो लाइक करना ना भूले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।